श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 का विषय विज्ञान अध्याय 12 ध्वनि पढ़ेंगे। ध्वनि कहते किसे हैं? ध्वनि विज्ञान में अपन साधारण भाषा में बोलते हैं आवाज़, विज्ञान में कैसे कहते हैं ध्वनि। आवाज़ आपने कभी जंगल गए हो तो जंगल में आपने पेड़ों के नीचे पत्तों की गर्मियों में सरसराहट की आवाज़ सुनी होगी, मतलब यही ध्वनि है। लेकिन ध्वनि किसी जो ध्वनि होती है मतलब हमारे कानों तक जो आवाज़ पहुंचती है या कोई बोल रहा है तो वो आवाज़ मतलब वही ध्वनि है। ये ध्वनि कैसे हमारे कानों तक पहुंचती है, कोई आवाज़ लगाता है कैसे पहुंचती है, ये किस माध्यम में चल सकती है, ये ध्वनि का मतलब परिसर होता क्या है, इसकी जानकारी आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ध्वनि विज्ञान में ध्वनि को आवाज़ कहते हैं। जो आवाज़ है यानी कि ध्वनि है वो कैसे पहुंच रही है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक छोटी सी परिसर की। जो परिसर जो है यानी कि परास, ये दो प्रकार के होते हैं, अपश्रव्य और पराश्रव्य। देखिए आपने देखा होगा कि कभी कभी छोटे बच्चे जो होते हैं, 1 दिन के 2 दिन के बच्चे, अगर उनकी माँ कितने भी आराम से उठे तो उस बच्चे की नींद तुरंत खुल जाती है। अब सोचिए कि एक कुत्ते के बगल में से कोई चोर कितने भी आराम से निकले दबे हुए पैर से, लेकिन उसकी आवाज़ मतलब उसके लिए कानों तक आवाज़ कितने जल्दी पहुंच जाती है। ये किसके कारण होता है? परास के कारण होता है, यही परास है। अब परास में 2 चीज़ें आ गई कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे या छोटा बच्चा, ठीक है ना, कुछ जंतु भी या कुत्ते भी बोल सकते हैं 25 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकते हैं, मतलब बहुत धीमी ध्वनि। इतनी धीमी ध्वनि कि आप अंदाज़ा लगाइए कि आप कितने आराम से जा रहे हैं तो फिर भी आपकी आवाज़ कुत्ते ने सुन ली, या फिर कोई बच्चा लेटा था उसकी माँ अगर खटिया से उठी तो बच्चे की नींद तुरंत खुल गई। ऐसी जो ध्वनि होती हैं वो क्या कहलाती हैं? अपश्रव्य ध्वनि कहलाती हैं। 20 हर्ट्ज से या 25 हर्ट्ज से कम की ध्वनियाँ जो होती हैं वो अपश्रव्य ध्वनि कहलाती है। मतलब ध्वनि को हर्ट्ज में मापा जाता है, हर्ट्ज इसकी इकाई है, तो अपन 20 हर्ट्ज से कम। अब कुछ ध्वनियाँ ऐसी होती हैं जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की होती हैं, आवृत्ति की होती है, उनको बोलते हैं 20 हर्ट्ज से जो अधिक होती हैं, 25 हर्ट्ज से अधिक होती है, उन ध्वनि को बोलते हैं अपन पराश्रव्य ध्वनियाँ। पराश्रव्य ध्वनि इतनी मतलब ऐसी ध्वनि होती है, अपन ये नहीं बोल सकते कि बहुत आवाज़ करती है, लेकिन इस आवाज़ के द्वारा कोई सी भी चीज़ की हमें दूरी का पता चल जाता है। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा कि ऐसा कि टाइटैनिक जहाज़ जब टकराया था तो बर्फ़ से टकरा करके टूटा था। तो हम जानते हैं कि जो जहाज़ जो चलते हैं पानी में उनको दिशा का ज्ञान कहाँ से होता है? दिशा का ज्ञान पराश्रव्य ध्वनियों के द्वारा होता है। इनमें एक पनडुब्बी के द्वारा तरंगें निकाली जाती हैं, पराश्रव्य तरंगें, और पराश्रव्य तरंगों की जो वेग होता है बहुत अधिक होता है। जैसे ये आगे चलती हैं तो कोई अगर सामने पत्थर, चट्टान या बर्फ़ होना तो उससे टकरा करके लौटती हैं, तब लौटती हैं तो लौटने के बाद उनका मालूम चल जाता है कितने समय में ये वापस आई हैं। तो इस आधार पर उन्हें मालूम चल जाता है कि कोई सी भी चीज़ इनके कितनी दूरी पे, तो उसी के आधार पर ये बर्फ़ आदि से मोड़ लेते हैं, वो बच जाते हैं। इसी प्रकार जो चमगादड़ होती है ना, चमगादड़ भी अपना जो भोजन ढूंढती है वो पराश्रव्य ध्वनि के द्वारा ढूंढती है। मतलब इतनी आवाज़ नहीं बोल सकते कि आवाज़ हो रही है, लेकिन जैसे डीजे, अब डीजे की आवाज़ आप सुनोगे तो ये ध्वनि कैसी कहलाएगी? पराश्रव्य ध्वनि, मतलब जो हमारे कान के पर्दे भी फाड़ दे। लेकिन एक चमगादड़ आवाज़ लगाएगी तो आपको कानों में परेशान नहीं करेगी, लेकिन वो पराश्रव्य ध्वनि है। उसकी ध्वनि जब वो आवाज़ छोड़ती है तो उस आवाज़ वो कहाँ पर, जहाँ उसका भोजन होता है उससे टकरा करके लौटती है उसके कानों तक, तो उसे पता चल जाता है कि मेरा भोजन कहाँ है। इसलिए चमगादड़ रात में भी अपना भोजन ढूंढ लेती है। किसके कारण? पराश्रव्य ध्वनि के कारण। मतलब जो ध्वनि होती है, ध्वनि के 2 परास होते हैं। मतलब जो परास है वो 20 हर्ट्ज से लगा करके 20,000 हर्ट्ज तक का
होता है। जो 25 हर्ट्ज से कम तक का होता है, 20 हर्ट्ज से कम तक का होता है, वो क्या कहलाता है? अपश्रव्य ध्वनियाँ। और जो 20,000 हर्ट्ज से या 20,000 हर्ट्ज होती हैं, इन ध्वनियों को यानी कि 25 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? पराश्रव्य ध्वनियाँ कहलाती हैं। अब ध्वनि के संचरण की बात करते हैं। ध्वनि का संचार होता कैसे है? तो ध्वनि किसी न किसी तरीके से किस माध्यम में जाती है? एक माध्यम की आवश्यकता होती है। और सबसे अच्छा माध्यम अपन बोल सकते हैं, माध्यम 3 हो सकते हैं। वायु का माध्यम भी हो सकता है, और जल का माध्यम भी हो सकता है, ठोस का माध्यम भी हो सकता है, और आपका जी बोल सकते हैं निर्वात का ही माध्यम हो सकता है। जहाँ हवा नहीं होती उस चीज़ को माध्यम को बोलते हैं निर्वात, वायु नहीं है। जहाँ हवा नहीं है वहाँ आप कितनी भी ज़ोर से चिल्लाते रहो, आपकी आवाज़ भी नहीं निकलेगी और ना ही आपकी आवाज़ किसी को सुनाई देगी। लेकिन यदि आप द्रव में तो आप आवाज़ लगा नहीं सकते, लेकिन उसमें भी द्रव में भी क्या होता है? ध्वनि का संचरण हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो डॉल्फिन वगैरह मछलियाँ होती हैं वो भूकंप या सुनामी आने से पहले पानी में या ज्वालामुखी फटे और पानी में हो तो उसमें पहले से कुछ पराश्रव्य ध्वनियाँ निकलती, बहुत हल्की। मछलियों तक इसकी हलचल पहुंच जाती है, उस ध्वनि को सुन लेती हैं और वो जगह ये छोड़ के निकल जाती हैं। तो अपन बोल सकते हैं कि जल भी एक माध्यम हो सकता है ध्वनि के लिए, ठीक है ना। तो ध्वनि का माध्यम, तो ध्वनि के माध्यम में सबसे पहले वायु एक अच्छा माध्यम है। वायु के द्वारा सबसे अधिक आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है। अब पहुंचने का कारण क्या है? जैसे अपन बात करते हैं तो बात करते समय जो हमारे बगल में वायु के कण हैं वो कण एक दूसरे को टकरा करके अपनी ऊर्जा दे देते हैं और तुरंत ही सामने वाले के पास तक वो इस प्रकार गति चलती रहती हैं और ऊर्जाएं पहुंचती रहती हैं। अब ऊर्जा को समझने के लिए कैसे पहुंचती हैं, तो इस प्रकार, जिस प्रकार आप पानी में एक पत्थर फेंकिए तो वो पत्थर फेंकने से उस जगह का जो पानी है वो बगल वाले को ऊर्जा दे देगा, तो आपके जो सर्किल बनेंगे वो बड़े बड़े बनते जाएंगे। मतलब एक ने दूसरे को ऊर्जा दे दी, इसलिए वो देते जा रहा है और लास्ट में गोला बहुत बड़ा हो जाता है और ख़त्म हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि जहाँ पत्थर फेंका था वह पानी, उधर का पानी लास्ट में पहुँच गया, ये नहीं हो सकता। केवल बात काय की चल रही ऊर्जा देने की, तो एक कण दूसरे कणों को ऊर्जा देते जाते हैं और देने के बाद ये आवाज़ हमारे कानों तक पहुंच जाती है, यानी कि ध्वनि हमारे लिए कानों तक पहुंच जाती है। तो ध्वनि के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो अपन बोल सकते हैं ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। कौन सी तरंग है? यांत्रिक तरंग, मतलब एक तरीके से यांत्रिक मतलब घूमने वाली तरंग बोल सकते हैं। तो इसके लिए संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे वायु बोल दो, जल बोल दो, या स्टील लोहा ये भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके अलावा पर ये निर्वात में होकर नहीं चल सकती, वायु कभी भी निर्वात में नहीं चल सकती। इसका हम प्रयोग भी आपको बता सकते हैं, बता भी दिया कि आप अंदाज़ा लगाइए कि आपके घर में एक घंटी लगी है, उस घंटी को दबाने से आपके कानों तक आवाज़ पहुंच जाती है। अब इस घंटी को किसी एक बहुत बड़े बेल जार में या किसी भी चीज़ में बंद कर दीजिए। अब बंद करने के बाद उसको बिल्कुल पैक कर दीजिए। जो एक चूसक पंप के द्वारा उसके अंदर की पूरी हवा ले लीजिए बाहर, और बाहर लेने के बाद उसमें हवा नहीं बची, फिर घंटी को दबाना, तो घंटी तो बजेगी लेकिन उसकी आवाज़ हमें सुनाई नहीं देगी। मतलब निर्वात में वायु कभी भी नहीं चल सकती। तो ये अपने ध्वनि के लिए, संचरण के लिए हमें किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। अब अपन आते हैं कि ध्वनि के परावर्तन के बारे में। किसके बारे में? ध्वनि का परावर्तन। तो ध्वनि के परावर्तन के लिए अपन पढ़ते हैं, ध्वनि जो परावर्तन है, जो ध्वनि का परावर्तन है वो प्रकाश के परावर्तन की तरह होता है। किसकी तरह? ध्वनि का परावर्तन प्रकाश के परावर्तन की तरह होता है। जैसे एक ध्वनि भी है किसी ठोस से टकरा करके या द्रव्य से टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट आती है। जिस प्रकार अगर किसी गेंद को दीवार पे मारा जाए तो दीवार से टकरा करके गेंद भी बाहर अपने आप अपने पास में आ जाती है। ये ध्वनि के नियम के मतलब ध्वनि का नियम है कि मतलब ध्वनि क्या करती है? परावर्तित होकर के लौट आती है। जैसे प्रकाश का परावर्तन था, तो प्रकाश में क्या था? प्रकाश का परावर्तन क्या था कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाए, इसको हम
प्रकाश का परावर्तन कहते थे। इसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, तो इसमें भी ध्वनि के परावर्तन में इनके भी सभी मान बराबर होते हैं। मतलब ये भी प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन करते हैं। ये ध्वनि का परावर्तन है। ध्वनि के परावर्तन के आधार पर प्रतिध्वनि की बात करते हैं। जो प्रतिध्वनि है वो क्या होती है? आपने किसी भी खाली हॉल में जा कर के चिल्लाया हो तो आपने देखा होगा कि आपको कोई सी भी आवाज़ बार बार सुनाई देती है, ठीक है ना। अब बार बार सुनाई देती है, इस क्रिया को तो बोलते हैं अपन अनुरणन। क्या बोलते हैं? अनुरणन। लेकिन किसी उचित परावर्तक पृष्ठ से कोई वस्तु, किसी इमारत अथवा पहाड़ के निकट आप जोर से चिल्लाएं तो या ताली बजाएं तो आपको कुछ समय पश्चात, कुछ समय बाद वो आवाज़ आपको सुनाई देगी। मतलब तुरंत नहीं। यदि किसी हॉल में आप बार बार चिल्लाएं हेलो तो आपको आवाज़, वो तुरंत आवाज़ सुनाई देने लगेगी, हेलो हेलो हेलो। लेकिन किसी पहाड़ पर जाकर जोर से चिल्लाएं, वो चिल्लाने के बाद जो भी बोला जाएगा वो कुछ समय पश्चात आपको बाद में सुनाई देगा। ये क्या कहलाता है? प्रतिध्वनि। किसी चीज़ से टकरा करके ध्वनि, किसी भी परावर्तक से टकरा करके अगर उसी माध्यम में लौट आए और आपको बार बार ये ध्वनि सुनाई दे तो इस आपको सुनाई देने वाली इस ध्वनि को हम क्या कहते हैं? पराध्वनि। वो क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि कहते हैं। ये ध्वनि के परावर्तन का नियम है। यानी कि किसी उचित परावर्तक वस्तु या जैसे किसी इमारत या किसी भी चोटी पर चढ़ करके आप जोर से चिल्लाएं या ताली बजाएं तो कुछ समय पश्चात वही ध्वनि फिर से आपको सुनाई देती है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि कहते हैं। अब इसके बाद आपका पॉइंट आया अनुरणन। अनुरणन क्या है? तो हमने बोला कि किसी भी बड़े हॉल में उत्पन्न होने वाली जो ध्वनि दीवारों से बार बार परावर्तक के कारण काफ़ी समय तक बनी रहती है। अब ये बहुत देर तक आवाज़ अगर बनी रहे तो इस क्रिया को अपन क्या कहते हैं? अनुरणन कहते हैं। यह इतनी कम ना, जब तक ये इतनी कम ना हो जाए कि सुनाई ना पड़े, जब तक परावर्तन जिसके कारण ध्वनि निर्बद्ध हो, अनुरणन कहलाता है। मतलब अनुरणन क्या है? किसी भी चीज़ का बार बार सुनाई देना और आप उसके बाद बोल ही ना पाएँ, वो आपको वही आवाज़ सुनाई दे, ये क्या कहलाता है? अनुरणन। तो किसी भी सभा भवन या बड़े बड़े हॉल होते हैं, इन हॉलों में अत्यधिक अनुरणन अत्यंत अवांछनीय होता है, जिसके कारण इनकी दीवारों पर हम कुछ अवशोषक या खुरदरे या प्लास्टिक आदि लगा लेते हैं, जिसके कारण जो आपकी ध्वनि है उनके द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। तो सीटों के पदार्थों पर ये जितने भी सीट वगैरह लगा दी ना पदार्थ, तो ये क्या कर लेते हैं? उसको अवशोषित कर लेते हैं। तो ये अनुरणन की क्रिया बंद हो जाती है। यानी कि किसी भी बड़े हॉल में या किसी भी दीवारों पर बारंबार परावर्तन के कारण काफ़ी समय तक सुनाई देने वाली जो आवाज़ होती है, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? अनुरणन कहते हैं। तो आज आपकी ध्वनि का संचरण, ध्वनि का परावर्तन, प्रतिध्वनि और ध्वनि अनुरणन और परिसर और परास हो गया। अब आपके लिए ध्वनि के परावर्तन के उपयोग पढ़ेंगे कि उपयोग क्या होते हैं, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में ये सब मिल जाएगा। जब तक आप अपनी फेयर कंप्लीट करते रहें, किसी भी समस्या का समाधान हो तो विद्यालय में आकर के अपने संबंधित टीचर से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।